तो अवसर को नमस्ते प्रणाम। मैं आपका अपना ठाकुर प्रखर सिंह और रात के 10 बज चुके हैं और कहानी का जो सिलसिला है बदस्तूर जारी है। आप लोगों में से कई लोग ऐसे थे जो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके रखे हैं। उन्होंने फॉलो किया, उन्हें वहाँ कुछ कंटेंट वगैरह अच्छा मिला, लेकिन कुछ दिक्कत हुई, उसके बाद वो आईडी बंद हुई और इस टाइम वो आईडी एक्टिव नहीं है। तो एक आईडी लगभग 1.5 महीने से उस पर लगातार वीडियोज़ पढ़ रहे हैं, देश दुनिया की खबरें पढ़ रही हैं और शायद आप लोगों को पता नहीं है, तो मुझे लगा एक बार बता देना चाहिए कि दा प्रखर ठाकुर करके आईडी का नाम है। आप डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक पा सकते हैं, तो आप जाइए ज़रूर उसको फॉलो कीजिए, क्योंकि देश दुनिया की खबरें आपको वहाँ बड़े शॉर्ट फॉर्म में मिलेंगी और प्रयास यही है कि सबसे पहले और सबसे सही खबर दूँ। तो द प्रखर ठाकुर करके है, आप लोग इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, इन तमाम जगहों पे मुझसे जुड़ सकते हैं, तो ज़रूर जुड़िएगा। अब आते हैं आज की कहानी की बात करते हैं। और आज की कहानी अपने आप में बड़ी अजीब कहानी है, क्योंकि इससे पहले एक घटना पुणे में घटी थी। सेम चीज़ें हुई, लोगों को लगा कि हिट एंड रन केस है। पुलिस वालों को भी लगा कि चलो कोई खास पहल हो नहीं रही, कोई ज़्यादा पैरवी नहीं कर रहा, तो क्या इस घटना के पीछे जान गंवाएं, क्यों परेशान हो। उन्होंने भी लगभग इग्नोर कर दिया। परिवार वालों ने भी मामले को गंभीरता से नहीं लिया, चूँकि एक्सीडेंट का मामला था। लेकिन उसके बाद एक छोटी सी गलती, और वही पुलिस वाले जो इस मामले को इग्नोर कर रहे थे, तवज्जो नहीं दे रहे थे, वही पुलिस वाले जब उस गलती को पकड़ते हैं, तब उस पूरे केस की बढ़िया से जब तफ्तीश करते हैं, बढ़िया से जब छानबीन करते हैं, तब पता चलता है कि ये जो पूरी कहानी है, ये 300 करोड़ रुपए की कहानी है। और ये कोई एक्सीडेंट नहीं, पूरा एक मर्डर है। कहानी नागपुर की है। नागपुर में एक बड़े मशहूर व्यापारी थे जिनका नाम था पुरुषोत्तम। कहानी इन्हीं पुरुषोत्तम की है। पुरुषोत्तम लगभग 70 से 80 साल इनकी उम्र लगभग हो चुकी थी। कहते हैं कि इनके पास लगभग 300 करोड़ की प्रॉपर्टी थी। अब 300 करोड़ की प्रॉपर्टी कोई छोटी मोटी रकम होती नहीं है। इन्होंने एक पूरा बिजनेस एम्पायर खड़ा किया था, तमाम चीज़ें बिल्कुल ठीक चल रही थी। ये बड़े डाउन टू अर्थ आदमी थे। अब 300 करोड़ की प्रॉपर्टी होने का मतलब आदमी वॉशरूम भी जाए तो एक तरह से कार से जाए। लेकिन हेल्थ को लेके बड़े पंचुअल थे। सुबह शाम ये मॉर्निंग इवनिंग वॉक पे निकलते हैं, घूमने जाते, सब्जी वगैरह भी खुद पैदल जाके ले लेते। परिवार वालों का भी ये ख्याल रखते। परिवार में इनकी एक बहू थी जिसका नाम था अर्चना। उसी से ज़्यादा अच्छी बॉन्डिंग थी, तमाम चीज़ें बिल्कुल ठीक चल रही थी। इसी बीच 22 मई की बात है, अभी ये जो मई महीना गुजरा, 22 मई को ये रोज़ की तरह अपने घर से निकलते हैं। निकलने के बाद ये पैदल चल रहे थे। एक जगह है इसी नागपुर में, अंजनी। इसी अंजनी इलाके में ये शाम को टहल रहे थे। इसी दौरान एक बेहद तेज रफ्तार कार आती है। कार वाले ने हॉर्न बजाया, लेकिन अब लगभग 70 से 80 साल के बीच इनकी उम्र, कुछ लोग तो कहते हैं कि 80 प्लस थी। तो ऐसे हाल में अब उस स्पीड से ना ही ये रोड से भाग सकते थे, ना ही पीछे हट सकते थे, ना ही आगे जा सकते थे। कार भी बड़ी तेज थी। कार ने इनको उड़ा दिया। अब कार ने जैसे ही उड़ाया, आसपास के तमाम लोग देखते हैं। देखने के बाद इनको फौरन उठाते हैं, बुलाने की कोशिश करते हैं, हिलाने डुलाने की कोशिश करते हैं। लेकिन एक तो 80 साल की उम्र लगभग, ऊपर से कार की इतनी भीषण टक्कर, ये बेहोश थे। फौरन कुछ लोग इनको पहचानते हैं। पहचानने के बाद इनको लेके हॉस्पिटल की तरफ जाते हैं। हॉस्पिटल में इनको चेक किया जाता है। डॉक्टर जैसे ही नब्ज टटोलते हैं, तमाम और अपने उपकरणों से इनकी जांच पड़ताल करते हैं। तो जांच पड़ताल करने के बाद पता चलता है कि जो पुरुषोत्तम जी है, अब इनके अंदर जान नहीं बाकी है। इधर जो कार थी, जिस कार ने ठोका था, कार का ड्राइवर भी लगभग 10-20 मीटर पे गाड़ी कंट्रोल करता है। कंट्रोल करने के बाद चूंकि एक डिवाइडर था, वहाँ से गाड़ी आगे बढ़ नहीं पाती, तो गाड़ी को छोड़ के वो ड्राइवर और उसके साथ का एक और साथी जो बगल वाली सीट पे बैठा था, वो दोनों छोड़ के भाग जाते हैं। भागने के बाद अब इधर पुरुषोत्तम जो थे, उनकी डेथ हो गई। जिसने ठोका वो भाग गया। मामला पुलिस में गया। पुलिस वाले आते हैं। आने के बाद अब पूरे मामले की एक तरह से जांच करते हैं, मुआयना करते हैं क्या हुआ। तो आसपास जितने चश्मदीद थे उन लोगों ने बताया कि ये शाम को टहल रहे थे। इसी दौरान एक कार आती है। कार की स्पीड ज़्यादा थी, उसने हॉर्न बजाया, ये साइड हो नहीं पाए। कार भी आउट ऑफ कंट्रोल थी, उसने ठोक दिया। उसके बाद
और कुछ लोगों से पूछा, उन्होंने भी सेम यही कहानी सुनाई। ये तमाम कहानियां जब पुलिस वालों को पता चली तो उन्हें लगा कि शायद ये हिट एंड रन केस का मामला है और किसी ने अनजाने में गलती से ओवर स्पीडिंग के चलते एक बुजुर्ग को ठोक दिया। साथ ही अब वहां पे एक कैमरा भी लगा था। पुलिस वालों ने उस कैमरे को भी चेक किया। कैमरे को जब चेक किया तो उस कैमरे में भी वही सेम चीज़ दिखी कि कार आई, स्पीड ज़्यादा थी, बुजुर्ग थे, हट नहीं पाए, ठोक दिया। इधर इत्तेफाक देखिए कि जो फैमिली थी, यानी जो पुरुषोत्तम जी की फैमिली थी, उनके आसपास के लोग थे, फ्रेंड थे, उन्होंने भी इस घटना की बहुत पैरवी नहीं की। उन्होंने ऐसी कोई खास जिद नहीं की कि इस केस में जो आरोपी है उन्हें पकड़ा जाए, उन्हें गिरफ्तार किया जाए। तो पुलिस वालों को भी लगा कि क्या हम परेशान हो, फालतू अपना वक्त जाया करें, और भी केसेस हैं और बात इग्नोर करते हैं। ड्राइवर फरार है। इधर पुरुषोत्तम का पोस्टमार्टम हो गया, उसके बाद बॉडी परिवार वालों के हवाले कर दी गई, उनका अंतिम संस्कार हो गया। हजारों की भीड़ उमड़ी, तमाम चीज़ें हुई, बात आई गई हो गई, मामला रफा दफा हो गया। अब पुलिस वालों को फाइनली क्लोजिंग बनानी थी, जो आरोपी थे उनको पकड़ के कुछ दिन जेल में रखना था, बस इतना सा काम। कुछ दिन गुजर जाते हैं, लगभग लोग भूल भी चुके थे। इसी दौरान एक अजीब खबर पता चलती है। दरअसल पुलिस वाले अब कुंडली तो निकाल ही रहे थे कि ड्राइवर कौन था, कौन चला रहा था। तो जो ड्राइवर था उसका नाम था नीरज निमजे। नीरज निमजे जो था, जब पुलिस वाले इसके बारे में पता करते हैं तो पता चलता है कि बेहद गरीब इंसान है और इसके पास ज़्यादा पैसे वैसे नहीं है और फैमिली बैकग्राउंड भी बेहद गंदा है, बहुत सही बैकग्राउंड नहीं है। लेकिन एक हैरान करने वाली बात ये थी कि एक्सीडेंट के पहले से, जब एक्सीडेंट हुआ नहीं था उसके पहले से नीरज निमजे की जो लाइफ स्टाइल है थोड़ी सी बदल गई थी। आमतौर पे वो बहुत सस्ती सी शराब पीता था, छोटी छोटी चीज़ पे लोगों से झगड़ा करता था 10 20 50 रुपए के लिए। लेकिन इस बार पता नहीं क्या हुआ कि नीरज निमजे जो था वो, उसकी लाइफ स्टाइल, उसकी तमाम चीज़ें एकदम चेंज। एक खबर और पता चली कि जिस कार से एक्सीडेंट हुआ था वो कार भी अभी कुछ महीने पहले ही ली गई थी, सेकंड हैंड। अब ये भी चौंकाने वाली खबर। पुलिस वालों ने सोचा कि इसके पास इतने पैसे कहाँ से आए। इधर एक्सीडेंट के बाद आमतौर पे कोई होता है घबराया रहता है, तमाम और मिन्नतें करता है, मशक्कत करता है बचने की। नीरज निमजे एकदम चेंज था। जहाँ कभी वो 100 200 300 400 की शराब पीता था, एक्सीडेंट के बाद तो मानो जैसे लक्ष्मी की बरसात हो रही थी उसके ऊपर। 5-5 6-6 हज़ार की महंगी महंगी शराब, अच्छी अच्छी ब्रांडेड कंपनियों की विस्की, ये तमाम चीज़ें खुद भी पीता, अपने दोस्तों को भी पिलाता। रोज़ चिकन पार्टी होती, रोज़ मटन पार्टी होती। अब ये तमाम चीज़ पुलिस वाले सुन रहे, वो भी परेशान कि आखिर एक बंदा, उसके पास इतने पैसे कैसे। उन्होंने कहा कि चलो भैया अब इसकी थोड़ी सी कुंडली निकाल लें, क्योंकि ये मामला थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा कि 2 महीने पहले गाड़ी लेना, फिर एक्सीडेंट करना, फिर लग्जरी लाइफ जीने लगना। इधर जो बहू थी उसकी लाइफ स्टाइल भी थोड़ी सी संदिग्ध लगने लगी, जिसका नाम था अर्चना। उस हिसाब से दुखी नहीं थी, उस हिसाब से वो साइड नहीं थी। पुलिस वालों को लगा कि जरूर दाल में कुछ काला है। अब उन्होंने कहा कि ये हिट एंड रन केस नहीं है, कहीं ना कहीं ये मर्डर केस है। उसके बाद एक वरिष्ठ अधिकारी इसमें इन्वॉल्व होता है। उसने कहा कि ज़रा इस फाइल को फिर से खोलो और जांच पड़ताल ठीक से करो। तो जांच पड़ताल में सबसे पहले जो नीरज निमजे था उसे उठाया गया और उठाने के बाद उससे तबीयत से पूछताछ की गई। शुरुआत में वो कहता रहा कि साहब ब्रेक फेल हो गया था, मैंने हॉर्न बजाया, बुढ़ा हटा नहीं, ये तमाम चीज़ें। लेकिन पुलिस वालों ने फिर वही पूछा कि चलो ये सब ठीक है, लेकिन तुम्हारी लाइफ स्टाइल कैसे चेंज, इतने पैसे कैसे आए, सेकेंड हैंड गाड़ी के पैसे कैसे आए। इधर जो साथ में बैठा था सचिन धार्मिक, उसके भी लाइफ स्टाइल चेंज। तो फिर पुलिस वालों को लग गया कि ये दोनों कुछ छुपा रहे हैं। उसके बाद तबीयत से जब पूछताछ हुई तब नीरज निमजे ने अपना पूरा मुंह खोला और एक ऐसी कहानी सुनाई जिसे सुनने के बाद पुलिस वाले सन्न रह जाते हैं। दरअसल नीरज निमजे खुद अपने मुंह से कहता है कि साहब ये कोई एक्सीडेंट नहीं था, ये प्री प्लान मर्डर था और इसकी प्लानिंग तो कई महीने पहले हुई थी कि ऐसे मारना है कि हिट एंड रन लगे या फिर एक्सीडेंट लगे। तो फिर इस प्लान की मास्टरमाइंड कौन थे? तो इसके बारे में जब पता किया गया तो पता चला कि मास्टरमाइंड कोई और नहीं, इस परिवार की इकलौती बहू अर्चना थी। तो अर्चना ने ऐसा क्यों किया, तब उसके पीछे एक लंबी कहानी पता चली। दरअसल अर्चना का एक भाई है प्रशांत,
और अर्चना की एक बहन थी। और अर्चना को कहीं ना कहीं मन में एक डाउट था कि जो उसके ससुर है पुरुषोत्तम, जिनका नाम पूरा था पुरुषोत्तम पुत्तेवार, पुरुषोत्तम पुत्तेवार जो थे वो कुछ तंत्र मंत्र करते थे, यानी भूत प्रेत ये तमाम चीज़ें करना, भूत बुलाना, किसी की जान लेना, किसी को अपने वश में करना, ये तमाम चीज़ें, ऐसा अर्चना को डाउट था। लगभग 1 साल पहले की बात है। जो अर्चना थी उसकी बहन की अचानक से आग में जलने की वजह से मौत हो जाती है। और उसके कुछ टाइम पहले अर्चना की जो बहन थी घर पे आई थी। तो फिर अर्चना को लगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरे ससुर ने ही कुछ तंत्र मंत्र किया हो जिस वजह से उसकी मौत हुई हो। अब अर्चना को ये बात घर कर जाती है, वो सोचने लगती है। अब सोचने लगी, इसी दौरान उसके भाई का भी एक्सीडेंट हो गया जिसका नाम प्रशांत था। अब ये चीज़ जब उसने देखा तो उसे पूरा यकीन हो गया कि ये तमाम चीज़ें कोई और नहीं, उसका इकलौता ससुर जो है पुरुषोत्तम अपने तंत्र मंत्र से कर रहा। अब कहीं ना कहीं उसे खुन्नस हो गया अपने ससुर पे कि बुढ़ा अगर जिंदा रहेगा तो इस तरह से तंत्र मंत्र करेगा और मेरे परिवार के सदस्यों की बलि चढ़ाता रहेगा। अब एक रीजन तो ये था, एक सबसे बड़ा रीजन जो था कि पुरुषोत्तम जो थे लगभग 300 करोड़ के मालिक थे। तो अगर पुरुषोत्तम मर जाते तो बीमा ये तमाम रकम मिला के 300 करोड़ रुपए अकेले अर्चना को मिलते। तो एक तरह से एक झटके में और पति भी हो जाती। तो एक तरफ तो सास ससुर से इस तरह से बैर कि तंत्र मंत्र, और दूसरी तरफ ये कि 300 करोड़ का मामला। तो उसने एक प्लान रचा कि क्यों ना अपने ससुर को मार दिया जाए। लेकिन अब कैसे? चूंकि कत्ल करेगी तो खुद भी जेल में जाएगी, और जेल चली गई तो फिर 300 करोड़ रुपए का मतलब क्या है? तब उसे सोचा कि एक काम करते हैं, कत्ल तो करते हैं लेकिन ऐसा करते हैं कि कत्ल कभी कत्ल ना लगे। तो फिर कैसे? तब उसके लिए उसने अपने ड्राइवर जिसका नाम था सार्थक, अपने ड्राइवर सार्थक को शामिल किया और बताया कि ऐसी ऐसी बात है और मैं तुम्हारे मालिक को मरवाना चाहती हूँ। अब पैसे का लालच दिया तो फिर सार्थक कहता है कि ठीक आप जो बोले। लेकिन अब अकेले सार्थक भी क्या करे? तो फिर एक और शख्स शामिल होता है जो खुद इस अर्चना का भाई था, प्रशांत। अब प्रशांत भी शामिल हुआ, लेकिन अब प्रशांत भी क्या करे? तो फिर सेक्रेटरी भी शामिल हो गई, पायल। अब तक टोटल 3 लोग शामिल हो चुके हैं। लेकिन अब दिक्कत ये थी कि तीनों में से कत्ल करेगा कौन? तीनों बस विचार कर सकते हैं, आइडिया दे सकते हैं, लेकिन कत्ल करने के लिए कोई बाहरी चाहिए। तब उसके लिए फाइनली नीरज निमजे और सचिन धार्मिक ये लोग इन्वॉल्व होते हैं। और इनको बाकायदा एक लालच दिया जाता है कि तुम्हें ऐसे ऐसे करना है और इसके बदले तुम्हें 1 करोड़ रुपए मिलेंगे। अब 1 करोड़ का नाम सुनते ही चाहे नीरज निमजे हो चाहे सचिन धार्मिक हो, तमाम लोग खुश हो जाते हैं कि 1 करोड़ तो बहुत ऊंची रकम होती है, वो भी आज के टाइम में। तो फिर कत्ल के लिए ये दोनों भी तैयार। तो इस पूरे कत्ल के प्रोग्राम में अर्चना, नीरज निमजे, सचिन धार्मिक, सार्थक जो ड्राइवर था, सेक्रेटरी जिसका नाम पायल था और भाई जिसका नाम प्रशांत था, ये टोटल इतने लोग शामिल हो जाते हैं। अब शामिल होने के बाद लेकिन कत्ल कैसे करें? तो इन्होंने एक युक्ति लगाई और विचार किया कि अगर हम कार से उड़ा दें तो एक्सीडेंट लगेगा, लेकिन उड़ाने के लिए कार भी तो होनी चाहिए। तो बाकायदा अर्चना ने फिर पैसे दिए, चूँकि अर्चना जो थी एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय थी। उसने पैसे दिए और कहा कि एक कार खरीद लो, और ये पैसे नीरज निमजे को मिले। अब नीरज एक कार खरीदता है, 17 लाख रुपए और एडवांस पाता है। साथ ही सचिन धार्मिक को कहा जाता है कि तुम्हें एक बार का लाइसेंस दिलवा दिया जाएगा, तो तुम भी इन्वॉल्व हो जाओ। तो अब कार आ चुकी थी। इधर लालच में ये तमाम लोग अब जी जान से जुट भी गए थे, लेकिन कत्ल कब करना है ये कैसे पता चले? तो इसके लिए फिर सार्थक जो ड्राइवर था उससे कहा जाता है कि तुम रेकी करो क्योंकि आसपास तुम घूमते रहोगे, कोई डाउट भी नहीं करेगा, और मालिक अगर पूछे भी कि कहाँ जा रहे हो तो तुम कुछ भी बता सकते हो। तो फिर ये भी प्लान सेट हो गया। अब सार्थक और प्रशांत ये तमाम लोग रेकी करते हैं कि जो पुरुषोत्तम है वो कब आते हैं, कब जाते हैं, कहाँ आते हैं, कहाँ जाते हैं। लगातार बाइक से फॉलो किया गया। इधर कार लेके नीरज निमजे और सचिन धार्मिक तैनात कि जब सिग्नल मिलेगा तो कत्ल कर देंगे। 22 तारीख की शाम को फाइनली बताया जाता है कि अंजनी मार्केट में वो अकेला मिलेगा। फिर क्या था, ये दोनों कार को बहुत तेजी के साथ भगाते हैं। भगाने के बाद सामने जैसे पहुंचते हैं, एक बार दिखाने के लिए हार्न मारते हैं, क्योंकि इन्हें पता था कि वो बंदा हट नहीं पाएगा। हार्न मारते हैं, जो पुरुषोत्तम थे अचानक से वहाँ फ्रीज होते हैं। इसके बाद ये लोग कार से उसको उड़ा देते हैं। टक्कर इतनी तेज थी कि इन्हें पता था कि पुरुषोत्तम जो है उनकी मौत हो जाएगी।
प्लान तो यही था कि ये कार लेके भाग जाएंगे, लेकिन कार वहाँ फंस गई और ये कार लेके भाग नहीं पाए। लेकिन पुलिस वाले उस टाइम इनको ज़्यादा खोजने की कोशिश करते नहीं हैं। इन्हें भी लगता है कि चलो हम लोग सेफ हैं। तो जो 17 लाख रुपए मिले थे, उस पैसे को ये लोग अय्यासी में उड़ाना शुरू करते हैं। महंगी शराब, महंगे होटल में खाना, महंगी जगहों पे जाना, ब्रांडेड कपड़े पहनना, ब्रांडेड चीज़ें यूज करना। अब आसपास के लोग जब देखते हैं कि जो बंदा भी 10 रुपए के लिए मर रहा था, समोसे वाले से लड़ाई कर रहा था, उधारी चल रही थी, आज वो बंदा 8-8 हज़ार 9-9 हज़ार की शराबें पी रहा, वो बंदा इतने महंगे महंगे खाने खा रहा, तो उन्हें डाउट हुआ। इसी बीच किसी ने पुलिस को सूचना दी कि साहब ये जो नीरज निमजे है उसकी लाइफ स्टाइल अचानक से तेज हो गई। कुछ टाइम पहले उसने एक मर्डर या फिर कहीं एक्सीडेंट भी किया था, तो एक बार आप चेक कीजिए। अब पुलिस वालों ने जब ये सूचना सुनी तो उनका भी माथा ठनका कि भाई बात तो सही है, ऐसे कैसे। तब उन्होंने फिर अपनी जांच पड़ताल करी, और जब जांच पड़ताल करी तब पता चला कि बहू ने ही अपने ससुर को मरवा दिया, वो भी 300 करोड़ रुपए के लिए। और जो सुपारी की रकम थी वो लगभग 1 करोड़ रुपए थी। फिलहाल अब तमाम लोग गिरफ्तार हैं, 1-2 लोग फरार हैं, उनसे भी पूछताछ की जा रही है, जब मिलेंगे तब। और अर्चना ने भी अपना एक बाले जुर्म कर लिया है, तो देखते हैं क्या होता है। तो फिलहाल ये थी पूरी कहानी। अब आपसे कल फिर मुलाकात हुई किसी दूसरी कहानी के साथ। तब तक अच्छे रहिएगा, खुश रहिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, अपने देश का ख्याल रखिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।